अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैं फ़ीडबैक पढ़ता हूं, यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। और मेरी कहानी सुनाने का मकसद भी यही होता है कि जब आप कहानी को सुन रहे हों तो आप अपने आप को उस जगह में इस अंदाज में मौजूद पाएं कि आपको लगे कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और ऐसा ही आप लोगों का फीडबैक आ रहा है। मुझे खुशी होती है कि मैं वो 1 घंटा जो आप कहानी को देते हैं उस 1 घंटे में आपके लिए खुशी का बायस बनता हूँ। जज़ाकल्लाह। एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज की सच्ची खौफनाक कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है बिलाल अहमद। बिलाल अहमद कहते हैं मेरा ताल्लुक तो एक छोटे से गांव से था, लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो शहर जाए और जाकर मेहनत करे और खूब पैसा कमाए। मैंने सुन रखा था क्योंकि हमारे ही एक गांव का शख्स इम्तियाज़, जो बचपन में मेरा कभी दोस्त हुआ करता था, लेकिन पता लगा छोटी उम्र में ही वो कराची शिफ्ट हो गया था। वहाँ पे वो काम करता रहा, मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि हम दोनों जवान हो गए। जब भी वो कराची से गांव आता तो बहुत प्यार से मिलता, उसी तरह मोहब्बत से मिलता, यहाँ तक कि उसने कराची में शादी भी कर ली थी। जैसे ही उसकी कराची में शादी हुई तो मुझे भी शादी में शिरकत करने का मौका मिला। गिनती के लोग थे जो गांव से कराची गए थे। पहली दफ़ा मैंने जब कराची को देखा तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे भी इसी शहर में आबाद होना चाहिए। और मैंने इम्तियाज़ अपने उस दोस्त से जिक्र किया तो मुझसे बोला, हाँ तो इसमें क्या ऐसी बात है, बिल्कुल तुम भी कराची तो एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का, रोशनियों का शहर। इस शहर में जो भी आकर आबाद होने की कोशिश करता है, एक माँ की आगोश की तरह कराची उसको अपनी बाहों में ले लेता है। और इम्तियाज़ ने अपनी भी मिसाल दी कि जब मैं छोटा था कैसा आया इस शहर में कि आज ऐसा लगता है मैं पैदा ही इसी शहर में हुआ हूं। कमाल शहर है। और यूं उसने कहा, ठीक है अपना सामान वगैरह लेकर आओ, मैं तुम्हारी रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दूंगा और तुम्हारा सारा इस अंदाज में सेट कर दूंगा, लेकिन ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई हुनर है? और मेरी खुशकिस्मती कि मेरे मुंह से निकला, हाँ मेरे पास हुनर है। ना चाहते हुए भी मैं एक छोटा सा हुनर सीख चुका था। यूं मैंने अपना सामान लपेटा, कराची पहुंच गया। कुछ दिन तो मैं घूमने फिरने में लगा दिए। उसने भी, इम्तियाज़ ने मुझे टाइम दिया, लेकिन उसकी बीवी, जिसको मैं भाभी कहता था, भाभी राबिया, वाकई बहुत अच्छी खातून थी। उन्होंने भी मुझे दिल से वेलकम किया। भाभी राबिया ने, इम्तियाज़ ने, मैंने, हम तीनों ने कराची को इकट्ठे घूमा फिरा, खूब इंजॉय किया। यहाँ तक कि मेरी एक जगह पे काम का भी बंदोबस्त हो गया। ये किसी की दुकान थी जहाँ पे अब मैं मुलाजिम था, लेकिन एक हुनरमंद था, एक काम जानता था, इसलिए मुझे वहाँ पे काम पे रख लिया गया। जब पहली दफ़ा मैंने उनको अपना काम करके दिखाया तो वो जान चुके थे कि बंदा कारीगर है। यूं एक माहाना की बुनियाद पे एक मेरी तनख्वाह सेट हुई कि हर महीने आपको इतना पैसे दिए जाएंगे। अब पहले महीने तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इम्तियाज़ ने ही मेरी मदद की। तो वहीं पे इम्तियाज़ तो एक अच्छे इलाके में रहता था। अब जितने मेरे पैसे सेट हुए थे वो एक छोटी सी बस्ती बनी हुई थी, गरीबों की बस्ती। रेलवे की ट्रैक थे, दोनों तरफ आबादी थी। वहीं पे एक घर, जो मेरे लिए इस तरह घर तो नहीं कहना चाहिए, एक कमरा था जो किराए पर लिया गया। इस बस्ती के अंदर जितने भी घर थे छोटे थे, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा घर था जो शायद 2 मंजिला बना हुआ था। 2 मंजिला भी ऐसे कि इस घर के दरवाजे से दाखिल होते तो एक रास्ता पीछे की तरफ जाता और सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती, लेकिन पीछे वाले जो रास्ता था वहां पे भी एक पूरा घर था, ऊपर भी घर था। वहां मालिक मकान, उसकी फैमिली ऊपर और नीचे रहते थे। लेकिन शुरू में जो दरवाजे से दाखिल होते ही
एक छोटा सा उसने एक अलग से पोर्शन बना दिया था, उसमें एक कमरा, उसी कमरे के अंदर किचन बना हुआ और उसके साथ मुल्हिक का बाथरूम वॉशरूम। यूं एक ऐसे शख्स के लिए जो कम पैसों में एक ही कमरे के अंदर रहना चाहे वो रह सकता था। मुझे वो कमरा बिल्कुल अपने लिए ठीक लगा। आगे पीछे तो कोई था नहीं, माँ बाप गांव में थे। अब उसी कमरे के अंदर मैं अपने लिए चाय का सामान ले आया। मैं चाय का बहुत शौकीन था। जब भी मौका मिलता, क्योंकि दिन के ऊपर काम करते हुए वहां पे तो बार बार हम चाय पीते रहते थे, लेकिन रात को भी आके 3-4 दफा मैं चाय पीता था। उन दिनों में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट होती थी वीसीआर, VHS कैसेटें होती थी जो हम किराए पर लेकर आते थे और वो हम फिल्में देखा करते थे। अब कराची के अंदर रहते हुए मैं इतना कराची का आदी हो गया था कि एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना, लोगों के साथ बात करना, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था। डीलिंग भी सबके साथ मेरे आ गई थी और मैंने जो अपनी जमा पूंजी जो इन दिनों में मैंने हर महीने बचा बचा के रखी थी, उसमें इतनी आ गई थी कि मेरा जो सबसे ज़्यादा शौक़ था वो था VCR मैं किराए पर लेकर आता, फिल्में भी किराए पर लेकर आता और अपने कमरे में रात को सोने से पहले एक मूवी देखता, फिल्म ख़त्म करता और उसके बाद सो जाता। अगले दिन जब वापस आता तो दोबारा से एक मूवी जो पहले ही मैं लेके आ चुका होता उसको देखता और वापस कर आता। लेकिन VCR क्योंकि मेरे पास 3 दिन 4 दिन होता था तो उसका किराया काफ़ी पड़ जाता था। इम्तियाज़ जानता था, कभी कभी जब वो भी मेरे पास आता था तो उसको पता था कि मुझे खौफनाक फिल्में देखने का बहुत शौक़ है, वो भी मेरे साथ बैठ के देखता था। तो उसने एक दिन मुझे कहा, यार इतना तो तूने कमा लिया है, ये तू किराए पे पैसे लगाता है VCR के, ये तू ऐसा क्यों नहीं करता कि अपना ही ख़रीद ले, ये तेरे पैसे बच जाएंगे। क्योंकि उसने कहा जितना तुझे जुनून है तूने तो मूवी देखनी ही देखनी है, उसके बगैर तेरा वक्त नहीं गुजरता। क्योंकि अब कराची में रहते हुए मैंने घूमना फिरना ख़त्म कर दिया था, बस सिर्फ एक दुकान थी और एक वो कमरा सा था जिसमें मैं रहता था। उस शहर में, बड़ी रोशनियों के शहर में, एक भाभी, दोस्त इम्तियाज़ और मैं और मेरा साथ देने वाली टीवी VCR। यूँ मैंने अपने लिए VCR ख़रीद लिया। अब सिर्फ ये करना होता, किराए पे जो भी खौफनाक मूवी आती वो मैं VHS कैसेट ले आता, उसको देखता और वापस कर देता। उसी छोटी सी बस्ती के अंदर लोगों के साथ हल्की फुल्की मेरी दुआ सलाम हो गई थी, लेकिन ज़्यादा लोगों के साथ इसलिए नहीं हुई थी कि मैं जहाँ से सौदा सलफ़ लेने के लिए, चाय पत्ती दूध लेने के लिए जाता, वो एक बुज़ुर्ग से चाचा थे, उनसे बहुत अच्छी दुआ सलाम हो गई थी। बाकी किसी से मेरा इतना मिलना मिलाना नहीं था। सीधा कमरे में पहुँचता, चाय पीता और अपनी मूवी लगा लेता, सारे दिन की थकन दूर हो जाती। उन्हीं दिनों में राबिया भाभी की एक दोस्त, जिसको राबिया भाभी ने ही मेरे लिए पसंद किया था। सच्ची बात यह है कि मैं जितना भी कमाता था, उनके यहाँ अभी बच्चा नहीं हुआ था। मैं उनके लिए खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि मुझे कराची में सबसे ज़्यादा इम्तियाज़ और भाभी ने हेल्प की थी, इसलिए मेरी ज़ात से भी जितना हो सकता मैं उनके लिए करता था। खाना पीना वो इनकार करते, लेकिन मैं अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें ले जाता। भाभी वाकई मेरा बहुत ज़्यादा माँ की तरह प्यार रखती थी और तभी उन्होंने फ़ैसला किया कि इसकी शादी भी कर दी जाए। तो एक लड़की जो उनकी एक सहेली थी, उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई और कहा, मैंने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया है और मुझे पता है तुम इनकार नहीं करोगे। मैंने कहा, भाभी मैं अभी कहाँ शादी का ख़र्चा उठा सकता हूँ, उस कमरे में कैसे बीवी को रखूँगा। तो वो बोली, मैं कब कह रही हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, मैं ये कह रही हूँ कराची आ गए हो, मंगनी कर लो। और जब पता होता है इंसान को मंगनी हो गई है तो वो फिर कोशिशें शुरू कर देता है, अपना घर भी किराए पे ले लोगे और रहोगे, खुशी से रहोगे दोनों। यूं मेरी सलमा के साथ मंगनी हो गई। सलमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो ऐसी थी कि जिस गांव से मैं ताल्लुक़ रखता था, उस गांव में इतनी खूबसूरत लड़की मुझे नज़र नहीं आई थी, इसलिए शायद सलमा मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी।
मोबाइल तो उन दिनों में थे नहीं कि फ़ोन पे बातें हो जाती। कभी कभी सलमा भाभी के घर आई होती और मैं भी भाभी के घर जाता तो मेरी सलमा से वहीं हल्की फुल्की बातचीत हो जाती। हम दोनों मंगेतर थे, हमें इजाज़त थी, हम बात वगैरह कर लेते थे। और मैंने यही प्रोग्राम बनाया था कि अब इतना कुछ पैसे और जमा हो गए हैं, 2 साल की और मोहलत मांगी थी कि सलमा अपने वालिदैन से कह दो कि बस वो भी तैयारी शुरू करें, अगले 2 साल बाद मैं शादी कर लूंगा। वक्त सब कुछ अच्छा था। एक सुबह मैं अपने घर से निकला, सीधा काम पर पहुंचा। सारा दिन काम करता रहा, लेकिन आज ग्राहक भी कम आए। उसकी वजह यह थी, आज आसमान सुबह से ही बादलों से भरा हुआ था और 11-12 बजे ऐसी तेज बारिश शुरू हुई कि हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। लेकिन कोई 2 घंटे बाद बारिश रुक गई। 2-3 घंटे बारिश रुके ही, उसके बाद फिर से बारिश शुरू हो गई। वक्फे से जो बारिश होती रही उससे ये हुआ, काम काज तो आज दुकान पे था लेकिन बहुत कम था। खाना वगैरह रात का भी वहीं पे खाया। आज मैं देर हो गया। देर से इसलिए गया कि एक दोस्त ने कहा था इकट्ठे साथ चलेंगे। मैं उसका इंतज़ार करता रहा लेकिन वो आया ही नहीं। तो मैंने कहा यार अब काफ़ी देर होगी उसका इंतज़ार करते करते। वो मैं जिस दुकान पे काम करता था वहीं पे वो लड़का होता था। मैं वहाँ से निकला। वीसीआर तो ऑलरेडी मैं अपना ख़रीद चुका था। मूवीज़ मेरे पास मौजूद थी और अगले दिन जुमा था, जुमे को छुट्टी होती थी। मैं पहले ही अपनी 2-3 मूवीज़ का स्टॉक इकट्ठा करके ले आया था कि सुकून से देखूंगा। मैं घर पहुंचा, जाते ही मैंने मूवी लगा ली। मूवी आधी मैंने देख ली तो एकदम दिल किया चाय पीऊं। मैं उठा चाय बनाने के लिए, सामान देखा तो पता लगा चीनी ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा यार बाहर बारिश हो रही है, चीनी ख़त्म हो गई है, यही तो मौसम है चाय पीने का, क्या करूं। अच्छा मैंने कहा यार मूवी ख़त्म कर लूं फिर जाता हूं। मूवी छोड़ के इस वक्त घर से बाहर जाना, चीनी लेके वापस आना बड़ा मुश्किल था। इंग्लिश मूवी थी, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। मैंने मूवी अपनी ख़त्म की और उसके बाद बाहर काफ़ी घुप अंधेरा तो बारिश की वजह से वैसे भी था, बंदा न बंदे की ज़ात थी। मैं तैयार हो चुका था कि कल वैसे भी छुट्टी है, काम पे नहीं जाना, आज रात मूवी देखते हुए गुजारूंगा तो चाय के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता था। सो फैसला किया, महल्ले की अकलौती वो चाचे की दुकान ही शायद खुली हो, बाकी तो सब कुछ बंद हो गया होगा। महल्ले की वो दुकान भी चाचा ने अपने घर का हिस्सा, जो पहले कभी उनकी बैठक हुआ करती थी, उसको वो दुकान बना लिया था। मैं छतरी लेकर बाहर निकला लेकिन अब बारिश रुक चुकी थी। मेरी जो छतरी भी थी वो भी कुछ टूटी फूटी सी थी। मैंने कहा यार बारिश रुक चुकी है, इसको अजाब ऐसे ज़रूर उठाऊं। मैंने छतरी वहीं पे रखी और आहिस्ता से चलता हुआ अपने घर से बाहर निकला। गली से गुजरता हुआ आगे रेलवे फाटक था, मतलब ट्रेन की पटड़ी सी थी, उसको मैंने अबूर किया तो कम अज़ कम हर तरफ बिल्कुल खूब अंधेरा छाया हुआ था। रोशनियां जल रही थीं लेकिन आज उस बारिश ने और आसमान पे छाई घटाटोप काली घटाओं ने और ज़्यादा अंधेरा कर रखा था। लेकिन उसी वक्त शायद बारिश की वजह से कहीं पे बिजली का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसके ऊपर बारिश गिरती रही है, क्या हुआ, एकदम से धज़ की आवाज़ आई और पूरे इलाके की बिजली चली गई। ये मामूली सी बात थी, बारिश के दिनों में बिजली चले जाना कराची में उन दिनों में आम सी बात थी। अब खूब अंधेरा हो गया बिजली की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता मैं चल रहा था। उसकी वजह यह था कि अब मुझे रास्ता देखने में दुश्वारी पेश आ रही थी। बिजली चमकती तो कुछ रास्ता नज़र आ जाता। अब मैं वापस भी नहीं जा सकता था, चीनी भी लेनी ज़रूरी थी। मैं चलता चलता दुकान तक पहुंच ही गया।
चाचा तकरीबन दुकान बंद ही करने लगे थे कि मैंने जाके आवाज़ें दी, दरवाज़ा खटखटाया तो वो बोले कौन है भाई? मैंने कहा चाचा मैं हूँ। उनने दरवाज़ा खोल दिया मेरे लिए, पहचान गए और कहा खैरियत? मैंने कहा हाँ, चीनी ख़त्म हो गई थी तो मैं चीनी लेने के लिए आया था, वो तो बिजली ही चली गई। कहते हैं हाँ मैं भी बैठा था, बस जब बिजली चली गई तो मैंने कहा मैं दुकान बंद कर दूँ। मैंने कहा चीनी दे दीजिए। मैंने चीनी ली। अब मैं चीनी लेके जैसे ही बाहर निकला तो मैंने कहा यार बारिश की वजह से ये जो स्पार्किंग हुई है उसकी वजह से तो लाइट चली गई है, तो मज़ा ही सारा ख़राब हो जाएगा। ये क्या हो गया? मैंने तो प्रोग्राम बनाया था कि भाई आज रात सारी मूवी देखते हुए गुजार देंगे, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, चाय पीते रहेंगे, तो बिजली ही चली गई। पता नहीं कब वो ट्रांसफार्मर ठीक करें, कब बिजली आए। अब चाचा की दुकान के बाहर खड़ा होकर ये मैंने सोचा कि क्या करूं, लेकिन घर तो फिर भी जाना था। दुआ की कि या अल्लाह बस बिजली आ जाए यार, आज का दिन ज़ाया नहीं जाना चाहिए। मेरी एक फेवरेट मूवी आई हुई थी जो मैंने देखनी थी। बिलाल अहमद कहते हैं जी मैं चलता हुआ तकरीबन 30% अपना रास्ता अबूर कर चुका। अब वो आया रेल का ट्रैक जिसको मैंने अबूर करना था, दूसरी तरफ भी आबादी थी, और इस ट्रैक को अबूर करते ही 70% मेरा रास्ता बच गया था। मैं जैसे ही, अब घुप अंधेरा फैला हुआ था, जैसे ही उस रेल के ट्रैक को मैंने अबूर किया तो बिल्कुल एक सामने झाड़ी के अंदर मुझे 2 लाल सुर्ख आंखें नजर आईं। आंखें ऐसे थी जैसे कुत्ते को रात को आप घुप अंधेरे में देखें तो उसकी आंखें लाल किस्म की, लाल होती नहीं है लेकिन चमकती हुई ऐसे नजर आती हैं जैसे लाल लाल हो जब उस पर रोशनी पड़े। तो मैं उस आंखों को देख के ठटक सा गया कि बिल्कुल सामने झाड़ी है और उसके अंदर ये 2 आंखें हैं, तो साथ ही मुझे 2 आंखें और नजर आई सेम उसी तरह की। अब मैंने जैसे ही देखा मुझे अंदाजा हो गया कि भाई झाड़ी के अंदर कोई जानवर है, और वो जानवर मुझे देख चुका है। यकीनन वो मेरे ऊपर कोई हमला करने के मूड में है। कुत्ता है, बिल्ली तो भाग जाती है, बिल्ली तो इस तरह नहीं देखती, या जो भी है मेरी तरफ देख रहा है। मेरे अंदर एक थोड़ा सा वो हुआ कि मैं इनको भगाऊं, कहीं मेरे ऊपर एवेंट रात की वजह से, अंधेरे की वजह से बंदा भी नहीं हमला ना कर दें। मैंने ज़मीन से एक पत्थर उठाया। मैंने जैसे ही पत्थर उठाया तो पत्थर हाथ में पकड़ के जैसे कोई डराता है ऐसे ज़ोर ज़ोर से उनको डरा रहा हूँ, पत्थर मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो डरें, लेकिन वो डर ही नहीं रहे। पता नहीं मेरे दिल में क्या समाई कि मैंने पत्थर ज़ोर से फेंक दिया। मेरा निशाना बहुत अच्छा था, पत्थर सीधा उन आंखों के बीच में। मुझे लगा कि एक आवाज़ सी आई जैसे किसी को चोट लगती है और एक चीखता है बंदा, और जैसे ही वो मैंने आवाज़ सुनी मैं क्या देखता हूँ, झाड़ी के अंदर से अब 2 लड़के एकदम से निकले और भाग के मेरे आगे खड़े हो गए। दोनों गुस्से में थे। एक लड़के ने अपने माथे पे हाथ रखा हुआ था। उनकी उम्र तकरीबन, एक की उम्र होगी 7 साल, एक की उम्र होगी 8 या 9 साल। उन्होंने कमीज पहन रखी थी, शलवारें नहीं पहन रखी थी, लेकिन वो उनकी कमीज काफी लंबी थी। मैं एकदम से उनको देख के परेशान हो गया। जिस लड़के ने अपने माथे पे हाथ रखा हुआ था, मैं डर गया कि कहीं माथे से खून ना निकल रहा हो, क्योंकि वो जब बिल्कुल मेरे करीब पहुंच गया, अंधेरा था, तब मैं उनको देख पाया था। घुप अंधेरे में आप जब कुछ देर चलते रहते हैं आखिरकार देखने के आदी तो हो ही जाते हैं। जब बिजली चमकी तो मैंने क्लियर देख लिया था उन दोनों को। एक को मैंने जो पत्थर मारा था माथे पे लगा था, और वो जो छोटा था उसमें 7 साल वाले का पत्थर उसको लगा था। मैंने एकदम से जब उनको देखा और मैंने कहा ओए तुम इधर क्या कर रहे हो, जैसे बड़े बच्चों को पूछते हैं। तो मुझसे बोले अंकल आपने इसको पत्थर क्यों मारा है? मैं कहा इसलिए मारा है, मैं समझा कोई जानवर है मुझ पे हमला करने लगा, पता नहीं कुत्ता है, बिल्ली है, कौन है, छुपा हुआ है, हमला ना कर दे। मैंने तो इसलिए पहले डराता रहा हूं, फिर मारा है। तो तुम लोग क्यों छुपे हुए थे इसके अंदर? अंकल देखें उसको चोट लग गई है। मैंने कहा हाथ हटाओ दिखाओ, और मैंने उसके माथे पे पकड़ा हुआ हाथ जो उसने माथे पे ऐसे रखा हुआ था रुकने, उसका हाथ पकड़ के जैसे ही हटाया तो पहला मुझे ना झटका लगा। उसका हाथ बहुत ज्यादा गर्म था। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा तुझे बुखार है? तो वो साथ वाला हंस पड़ा, कहता हाँ इसे बुखार है। तो मैंने कहा बुखार में तुम बारिश में इस तरह छुपे हुए, तुमने शलवार भी नहीं पहनी हुई, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ये क्या कर रहे हो, किधर रहते हो तुम लोग? तो वो बड़े वाला बोला हम उधर रहते हैं। वो जो इशारा कर रहा था वो हमारी बस्ती से आगे की तरफ था। अंकल ये क्या है? ये चीनी है।
थोड़ी सी हमें भी दे दो। अब बच्चे जिस तरह चीनी उस वक्त खाते थे, तो मुझे उसके ज़ख्म की फ़िक्र हो रही थी। खून तो नहीं निकला था जब मैंने उसका हाथ उठाया था, लेकिन काफ़ी बड़ा निशान बन गया था माथे पे। बहुत बड़ा पत्थर तो नहीं था जो भी मैंने उठा के मारा था, वो उसको माथे पे लगा था, एक बड़ा सा निशान बना हुआ था। बड़े लड़के ने जैसे ही शापर की तरफ देखा तो मांगा, तो मैंने कहा चले यार बच्चे हैं। मैंने केजी का वो शापर के अंदर चीनी थी, मैंने चीनी आगे की, उसने बड़ी सी एक ना हाथ में चीनी का मुठ भर ली। वो छोटा अपने उस जख्म को, चोट को भूल के एकदम से उसने भी अपना हाथ किया, उसमें से चीनी निकालनी शुरू कर दी। दूसरे हाथ में भी चीनी भर ली, उसने अपने दोनों हाथों में चीनी भर ली और खाना शुरू हो गया। मैं कहा चलो यार बच्चा था, इसको मैंने गलती से मार दिया, कहीं रो ना पड़ता, मजबूत बच्चा है, शुक्र है सर नहीं फटा, रोया नहीं, चलो चीनी दे देता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे भी उन दिनों में बच्चों से प्यार करती थी दुनिया, महंगाई इतनी थी नहीं, चीनी तो काम सी बात थी। उनको चीनी इतनी अच्छी लगी ना, वो दोनों खाना शुरू हो गए। बड़े ने चीनी खत्म कर ली तो फिर मुझे कहता है और ले लूं। मैंने कहा ले लो। उसने और ले ली। अब उसको बुखार है, वो रात को इस तरह फिर रहा है। मैंने एकदम से कहा मेरा फर्ज बनता है, बच्चे हैं, शरारतें करते रात को निकल आए होंगे, कोई 11-12 का टाइम तो नहीं था, होगा टाइम कोई 9:30-10 बजे का टाइम था। बारिश की वजह से आज दुनिया अपने घरों में, या 10:30 का होगा, दुनिया अपने घरों में थी। मैंने कहा चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। कहते नहीं हम चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, इसको बुखार है और बेहतर यही है कि तुम्हें मैं अपने घर छोड़ दूं। तो बड़ा कहता है फिर आप हमें हमारे घर तक पूरा छोड़ के आएंगे, हमें डर लग रहा है। मैंने कहा किधर है घर? उसने फिर से इशारा लिया, उधर वो जो प्लाट है ना, उसके पीछे वाली साइड पे जो बस्ती है, उधर मैं कभी गया तो नहीं था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, चलो। ये मैंने जैसे ही कहा, उन दोनों लड़कों ने, एक ने मेरा लेफ्ट हाथ, दूसरे ने मेरी राइट साइड का हाथ पकड़ लिया, जैसे बच्चे हाथ पकड़ के चलते हैं। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ पकड़े तो दोनों को ही बुखार था। दोनों के हाथ इतने गर्म कि मैंने उस बड़े की तरफ देखेगा, मैं कोई तुम्हें भी बुखार है? कहता हाँ, घर वाले हमें दवाई पिलाते हैं इसलिए तो हम भाग गए, हमें बुखार है, हमने दवाई नहीं पीनी। ओए मैं कहा तुम्हारा अल्लाह भला करे, दोनों को बुखार है और तुम्हारा दिमाग खराब है और रात को बारिश के इस मौसम में इस तरह छुपे हुए हो। अब तो तुम्हें मैं घर छोड़ के दरवाज़ा खटखटा के उनको कह के आऊँगा कि इनको पकड़ के रखें, बेटा दवाई पी लो, दवाई पीने से तबीयत ठीक होगी। मैं इस तरह इनको सोचता, लेकिन वो बच्चे इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि जिस तरह मेरे चलने का अंदाज था, घुप अंधेरे की वजह से इतना तेज़ नहीं था, लेकिन वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहे थे। जैसे उनको रास्ता याद था, शायद बच्चों की निगाह तेज़ होती है, मैं उनके साथ चलता हुआ। अब चीनी इतनी खा गए थे, वो थोड़ी सी रह गई थी। मैंने क्या किया, उस चीनी को गांठ बांधी, गांठ बांध के थोड़ी सी रह गई, वो इतनी खा गए, मेरा भी दिल नहीं किया यार पत्थर मारा है, वैसे मैं थोड़ी सी देता, लेकिन उनको पत्थर मारा था तो इस वजह से मैंने उनको खानी दी, वो भी आधी से ज़्यादा खा गए, थोड़ी सी रह गई, मैंने बांध के ना कोट की जेब में डाल दी। अब वो बच्चे मुझे लेकर जा रहे हैं, चलते 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 घर आने का नाम नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में कुछ 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया। मैं परेशान कि यार कितनी दूर है ये, कितनी दूर से आया हुआ। मैंने कहा यार किधर है तुम्हारा घर? वो कहते हैं बस वो पास है, बस सामने है। चलते चलते मजीद आधा घंटा, तकरीबन हम 1 घंटा चलते रहे हैं। और वो लड़के इस तरह रास्तों से वाकिफ थे, इस तरह चलते रहे ना, अब मुझे थोड़ी सी ना उलझन होनी शुरू हो गई कि ये क्या मामला है। अब हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे एक खुला सा मैदान था, उसके इर्द गिर्द झाड़ियां भी थी, दरख्त भी लगे हुए थे। वो कहते हैं जी ये ले हमारा घर आ गया। मैं परेशान हो गया। मैं कहा तुम्हारा घर कहाँ है? कहते हैं ये सामने। मैंने यूं करके निगाह देखी तो इधर इधर कोई भी नहीं। मैं कहा क्यों झूठ बोल रहे हो, तुमने दवाई नहीं पीनी इसलिए कह रहे हो, बुखार है तुम्हें? कहते हैं वो तो है घर, सामने देखो। उस लम्हे ना पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ मामला कुछ गड़बड़ है। मैं कहा क्यों झूठ बोल रहे हो, लगाऊं एक थप्पड़, कहाँ है सामने घर? तो वो जो बड़ा वाला था ना, जोरदार कहका लगा पे मेरे सामने ही हंसा। जैसे ही उसने जोर का कहका लगाया, मेरी आंखों के सामने ही वो गायब हो गया और मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी, क्लियर, अंकल। अब आप कहोगे मैं भी नजर नहीं आ रहा, पहले कहते थे मेरा घर नजर नहीं आ रहा, अब देखो आप कहोगे मैं भी नजर नहीं आ रहा।
और वो तो वाकई मेरी आंखों के सामने गायब हो गया था। मुझे उसकी आवाज़ क्लियर आ रही थी, मैंने कहना ही था कि हाँ उसका आवाज़ तो आ रही है, वो नज़र नहीं आ रहा। मैं अजीब सा हो गया। इससे पहले कि मैं जुमला कुछ कहता तो छोटा कहता है, ओए वापस आ। और उसी वक्त वो जो बड़ा गायब हुआ था वो वापस आ गया अपनी जगह पे। उसी लम्हे मुझे इतना अंदाजा हो गया मामला कोई खौफनाक है, ये क्या चक्कर है, ये क्या है। एकदम से कि इससे पहले मुझे मजीद कुछ पल्ले पड़ता, उसी वक्त खड़े खड़े दोनों लड़के गायब हो गए। कि मैं कुछ समझता, कोई बात करता, कुछ पल्ले पड़ता, दोनों गायब हो गए। और जैसे ही गायब हुए मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, जा, तूने हमें पत्थर मारा है, हमने तुझे छोड़ दिया है, जा भाग जा, नहीं तो तुझे पत्थर मारेंगे। अभी ये जुमले मुकम्मल ही हुए थे कि मैंने बकायदा पत्थर उड़ते हुए देखे जो आ के वहीं मेरे आंखों के सामने गिरना शुरू हो गए। ऐसे जैसे कोई 10, 15, 20, 25 लोग मौजूद हों और वो ज़ोर ज़ोर से पत्थर फेंके, छोटे छोटे, बड़े नहीं, छोटे छोटे पत्थर बारिश कर देते हैं जैसे पत्थरों की। ऐसे पत्थरों की बारिश हो रही है और मेरे सामने पत्थर ही पत्थर गिर रहे हैं, आवाज़ आ रही है। मैं कहा भाई बचो, जितने पत्थर ये गिर रहे हैं ना ये सर फाड़ देंगे। मैंने दौड़ लगा दी। मैं दौड़ता 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 एक सड़क के किनारे पहुंच गया। बड़ी सी सड़क जा रही थी। अब पत्थर कहाँ रह गए थे, वो लड़के कहाँ चले गए थे, मुझे कोई होश नहीं। अब मैं ये नहीं जानता मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन सी जगह मैं आप पहुंच तो गया। मेरी उम्र उस वक्त होगी शायद 21-22 साल। मैं 22 या 23 साल होगी। मैं जब उस रोड पे पहुंचा ना तो मैं उस जगह को पहचान नहीं पा रहा था, ये मुझे किस तरफ ले गए हैं, मैं भागता हुआ किस तरफ निकल आया हूं। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक रोशनियां मुझे नजर आई उस रोड के ऊपर। कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ी, ट्रक कोई आ रहा था। मैं वहीं खड़ा हो गया कि इसको रोकता हूँ, इनसे लिफ्ट लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ यार मुझे कोई करीब छोड़ देंगे। मैं बिल्कुल रोड के बीच में आके खड़ा हो गया, हाथ हिलाना शुरू हो गया कि यार जो भी है रोके। उसने भी शायद दूर से देख लिया था। वो बड़ा सा ट्रक था। ट्रक बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गया। उसने साइड पे लगाया और एक बंदा नीचे उतरा, कहता है भाई क्या हुआ है। मैंने उसे कहा कि यार प्लीज़ मुझे ट्रक में बिठा लो, मुझे आगे छोड़ देना। उसने देख लिया मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मेरी हालत ख़राब थी, सांस चढ़ा हुआ था। तो ड्राइवर की आवाज़ आई कंडक्टर से, ओए क्या हुआ है। उसने कहा उस्ताद जी डरा हुआ है, बंदा कह रहा है लिफ्ट चाहिए। उस्ताद ने सर बाहर निकाला, कहता है किधर जाना है। मैंने कहा ये पास जो अपनी बस्ती थी, बस्ती का नाम लिया। कहता है किधर है। मैंने फिर अपनी बस्ती का नाम लिया। कहता है दिमाग ठीक है। मैं कहा क्यों, क्या हुआ है। कहता है वो बस्ती बहुत दूर है, हम वहाँ नहीं जा रहे, हम तो जा रहे हैं वहाँ तक तुझे ले जाते हैं, आगे से तो कोई सवारी वगैरह पकड़ नहीं। जिस बस्ती का तू जिक्र कर रहा है, तू कह रहा है ये पास है, भाई वो तो बहुत दूर है। हम तो फलां जगह से माल लेके आ रहे हैं, अभी तो रास्ते में तू नज़र आ गया, तुझे बिठा लेते हैं, आ जा। अब उन्होंने मुझे बिठा लिया। मैं बहुत ज़्यादा कांप रहा था, डरा हुआ था। मुझसे पूछते हुआ क्या है। मैं कहा जी कुछ नहीं। कहते तू बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तू बस्ती का भी कह रहा है, तूने कोई पी तो नहीं रखी। मैंने कहा जी नहीं। कह रहा है लेकिन तू रात के टाइम इधर क्या कर रहा है अकेला। अब ड्राइवर वो ट्रक भी चला रहा है, मुझसे सवाल जवाब कर रहा है। मैंने कहा जी बस बच्चे मिले थे मुझे, वो मेरा हाथ पकड़ के किधर ले गए और उसके बाद मैं भागा हूँ। ड्राइवर चलाते बोला उस्ताद लगता है तूने पी रखी है, तू नशा वशा करता है। तुझे बच्चे तेरे घर से लेके गए कितनी देर में। मैंने कहा जी कोई 1 घंटा लग गया होगा। कहता है तू जिस जगह पे, पता है जिस जगह का तू कह रहा है, उधर तू पैदल चल के जाएगा तो तुझे 10 घंटे लग जाएंगे और तू कह रहा है ये पास है। ओ भाई हम तुझे रास्ते में उतार देते हैं, जो हमारा स्टाफ है, आगे हमने फिर मुड़ जाना, तू आगे से कुछ पकड़ लें। मैं इतना कांप रहा था, मेरी हालत इतनी ख़राब थी, अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हो सका था कि जब ट्रक चलता रहा मैं मुसलसल सोचता रहा वो 2 लड़के, उनकी आंखें, उनका वजूद इतना गर्म जैसे वो बुखार में तप रहा हो, लेकिन वो बुखार नहीं था तो क्या वो आग की तरह गर्म क्यों थे। वो सारी बातें सोचता हुआ मैं बैठा रहा। यहाँ तक मुझे उस्ताद आई, उस्ताद उतर जा, हम आगे दूसरी तरफ जा रहे हैं, यहाँ से कोई वैगन वगैरह आएंगी, उसमें बैठ के ना चला जाएं।
मैंने कहा ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कहानी पे उनको यकीन नहीं आया था। मैंने ये नहीं बताया था वो जिन के बच्चे थे, वो क्या था, वो कोई मखलूक थी, क्या था। मैं चुप करके, एक बेंच पड़ी हुई थी, उस बेंच पे जाके मैं बैठा तो मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था मेरा अपना वजूद बुखार में तप रहा है। मैंने कहा मैं कुछ देर लेट जाता हूं। मुझे बैठा नहीं जा रहा था। मैं उस बेंच पर लेट गया। जब मेरी आंख खुली तो उससे पहले एक चीज मुझे याद थी कि जब मैं बेंच पे जाकर बैठा हूं, वो ट्रक वाले चले गए थे, रात का टाइम था, शायद 2 घंटे गुजरे होंगे, 3 घंटे गुजरे होंगे, टाइम का तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन मैं जब बेंच पे सोने लगा था तो मुझे उसी तरह हंसने की आवाज आई थी, उन्हीं दोनों लड़कों की जो मुझ पे पहले भी हंसे थे। जब मुझे अपने घर का कह के गए थे वहां पे भी हंसे थे। तो वहीं पे मेरे कानों में जो आखिरी जुमले थे, फिर वो आवाज थी, हाँ अंकल चलो फिर हमारे साथ, तुम्हें हम अपने साथ लेकर जाते हैं। मुझे बुखार और कमज़ोरी से महसूस हो रही थी, तो मैं समझा शायद मैं ख्वाब में देख रहा हूं या मुझे कमज़ोरी की वजह से उनकी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं एकदम छलांग मार के उठ के बैठ गया। जब मैं उस बेंच पे उठकर बैठ गया तो मेरे कानों में बाकायदा से दोबारा से क्लियर उन दोनों का कहका सुनाई दिया था। और जब मैंने इधर उधर देखा तो वहां पे कोई नहीं था, लेकिन क्लियर आवाज़ मैंने सुन ली थी, उन दोनों की आवाज़ थी, उन दोनों का कहका था। मैं कुछ देर देखता रहा, फिर मुझे लगा नहीं यार, मुझे बुखार है, मुझे सो जाना चाहिए कुछ देर। ऐसे मतलब आंखें नहीं बंद करनी, कमर सीधी कर लेनी चाहिए। मैं ऐसे कमर सीधी की, जैसे ही सर मेरा बेंच के ऊपर लगा तो उस बड़े लड़के की आवाज़ आई मुझे, भाई चल छोटे, इसे पकड़, इसे अपने घर ले चलते हैं। ये जुमला आखिरी जुमला था जो मैंने सुना, और उसके बाद में ये आंख लग गई। जब मैंने आंख खोली तो मैंने अपने आप को एक अस्पताल के अंदर पाया। डॉक्टर और नर्सें मेरे साथ खड़े हुए थे, नर्सें खड़ी हुई थी। और जैसे ही मैं होश में आया तो वो जो नर्स थी वो दौड़ती हुई गई डॉक्टर को बुला कर लाई। डॉक्टर ने आके मेरा मुआयना किया तो अंदाज़ा हुआ मैं होश में आ चुका हूं। उन्होंने मेरी आंखों को खोल के देखा और मुझसे बोले, हाँ मेरा हाथ नज़र आ रहा है? मैंने कहा हाँ मेरा हाथ नज़र आ रहा है। उसके बाद उन्होंने एक मरीज़ को जिस तरह होश आता है डॉक्टर चेक करते हैं, उन्होंने अपनी सारी तसल्ली की, कहा ठीक है अब इनको होश आ चुका है। अब उन्होंने मुझे उसी वक्त एक इंजेक्शन लगाया और वो जो दवाएं शवाएं सारा कुछ किया। मैं होश में तो आ चुका था, लेकिन मुझे सारे मंजर याद आ गए कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो लड़के वो आखिरी दफ़ा मुझे कह रहे थे इसको अपने घर लेके जाते हैं, ये सारा कुछ समझ ना आया। लेकिन एकदम से, अब डॉक्टर मेरा चेक करके गए थे, लेकिन जो एकदम से मेरी दाढ़ी पे हाथ लगी तो मैंने देखा मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है। एक रात में मेरी इतनी दाढ़ी आ गई। अब मैं बेचैन था अपनी मूंछों और दाढ़ी को देखने के लिए। मुझे अंदाजा हुआ मेरे सर के बाल भी काफी बड़े हैं, इतने बड़े कि मैं परेशान हो गया। मैंने उनको कहा मैंने वॉशरूम जाना है। मैं अपने बाल, अपनी दाढ़ी, अपनी मूंछों को देखना चाहता था। अब मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा था। मैं जब अस्पताल गया हूँ, जब शीशे के सामने अपनी दाढ़ी, अपनी मूंछें, अपने बाल देखे तो मैं तो चौंक कर रह गया। इतने बड़े बाल, इतनी बड़ी दाढ़ी, मेरी आधे पेट तक मेरी दाढ़ी आ रही थी, और मूंछें भी ऐसी जिसने पूरे मुंह को कवर कर रखा था। मैं परेशान हो गया कि ये क्या है। मैं वापस आया, बिस्तर पे आके बैठा तो मैंने कहा नर्स से, ये मेरी दाढ़ी और इतनी मूंछें कैसे बड़ी हो गई हैं? वो कहती है तुम्हें पूरे 2 दिन बाद होश आया है, और अभी तुम ही बताओगे ना तुम्हारी ये कैसे बड़ी हुई है, कैसे छोटी है, तो हमें नहीं बताया। तुम 2 दिन बेहोश रहे हो और उसके बाद तुम्हें होश आया है। मैं एकदम से परेशान कि मैं 2 दिन बेहोश रहा हूं, लेकिन 2 दिन में मेरी दाढ़ी और मूंछें इतनी बड़ी और सर के बाल इतने बड़े हो गए।
उसी वक्त मैंने एक डॉक्टर को आते देखा, उसने अपने कान के साथ एक कोई चीज लगा रखी थी ऐसे। मैंने उसको ऐसे गौर से घूर के देखा तो मैंने कहा ये क्या है नर्स? तो उसने मेरी तरफ देखा और डॉक्टर की तरफ देखा, कहती कौन सा? मैंने कहा ये डॉक्टर के कान के साथ। उसने कहा ये मोबाइल है। मैंने कहा क्या मोबाइल? ये क्या है? तो एकदम से बोली दूसरी खड़ी नर्स से, मुझे लगता है इसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है। मैंने सुन लिया जुमला। मैंने कहा नहीं, मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक है, लेकिन ये मोबाइल क्या? उसने कहा तुम्हें नहीं पता? इसको तो आए हुए तो 8-9 साल 10 साल हो गए हैं यहाँ पे, और तुम कह रहे हो तुम्हें मोबाइल का नहीं पता? तुम किस दुनिया में रहते हो? मैंने कहा मैं वो जो चुंगी के साथ रेलवे फाटक है वहां पे रहता हूं। तो उसने कहा क्या वहां पे किसी के पास मोबाइल नहीं है? हर जगह पे हर बंदे के पास मोबाइल है। तुम तो ऐसे बातें ऐसे कर रहे हो। लगता है डॉक्टर को फिर बुलाना पड़ेगा, इसका दिमागी तवाज़ुन शायद हिल गया है। मुझे कुछ समझ ना लगी कि ये कर क्या रही है, ये क्या है। कोई 8-9 साल 10 साल अगर मोबाइल को हो गए हैं तो मतलब मुझे क्यों नहीं पता? मैं किस दुनिया में रहता रहा हूं? उन्होंने मुझे इस अंदाज में फिर से चेक किया कि जैसे वाकई मेरा दिमागी तवाज़ुन अगर हिल चुका हुआ है तो मुझे पागल खाने में भेजा जाए। लेकिन वो सवाल जवाब बातें करते रहे तो उनको लगा ये तो ठीक है। उन्होंने कहा ये लगता तो ठीक है। लेकिन मैंने कहा जी मैं 2 दिन पहले ही बेहोश हुआ हूं, और बातों बातों में जब मुझे अंदाज़ा हुआ तो एक बात जो मुझे पता लगी वो इतना मुझे लिए झटका था जैसे किसी को 440 का करंट लग जाता है। क्योंकि डॉक्टर जो तारीख बता रहे थे उस तारीख के हिसाब से मैं 10 साल बेहोश रहा था। मैं जिस बेंच पे सोया था और ये कहते थे 2 दिन बाद मैं होश में आया हूं, तो अब पता लगा था मोबाइल जिसको आए हुए 9 साल हो चुके हैं, मुझे होश में आते हुए क्या 10 साल लग गए हैं। मैंने जब डेट पता की तो मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मैं जब वो चीनी लेने के लिए घर से निकला था, वो गया था, वो डेट और आज की डेट में 10 साल का फर्क था। नामुमकिन सी बात थी। क्या मैं 10 साल कहाँ रहा हूँ? मैं तो 2 दिन पहले बेहोश हुआ हूँ। ये कहते हैं 2 दिन में तुम होश आए हो, लेकिन मुझे जुमले याद आ रहे थे। वो लड़के कह रहे थे चलो इसको अपने घर लेके चलते हैं, लेकिन क्या मैं 10 साल उनके घर रहा हूँ? खैर उन्होंने मुझे चेक करके कहा ये पागल नहीं है, इसको जाने दो। मैं बाहर तो निकल आया, लेकिन बाहर मुझे 100% क्लियर हो गया कि 10 साल हो चुके हैं। मैं चलता हुआ एक खोखे पे गया। खोखे वाले से मैंने सिगरेट मांगी और जैसे अपनी जेब से पैसे निकाले, पैसे उसके हवाले करने लगा तो एकदम से मुझे झटका लगा। उसने जो मुझे सिगरेट की डब्बी दी थी, मैंने कहा ये नहीं वो चाहिए। तो उसने कहा भाई वही तो है, इसको पैकिंग को चेंज हुए इतने साल हो गए हैं। मैं कहूं ये क्या है? मैं अभी तक खुद उलझा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं इस उलझन में चलता जैसे कैसे अपनी उस आबादी तक पहुंच गया जहां मेरा घर था, जहां मेरा वीसीआर होता था, जहां मैं देखता था। क्या वाकई झूठ है? मैं अभी तक ख्वाब में हूं, अभी तक दीवानगी में हूं, बेहोशी में हूं, मुझे कुछ समझ ना आ रही। और जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो वहां पे तो बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी थी। वहां पे तो कोई चीज ही नहीं थी। मैंने लोगों से पूछा यहां एक आबादी होती थी। उन्होंने कहा वो आबादी तो कब की खत्म हो चुकी, वो तो उन्होंने वो फलां जगह पे शिफ्ट कर दिया था सबको, उसकी जगह पे दिए तो कमर्शियल एरिया बन गया सारा। और ये 10 साल की पुरानी आप तो बात कर रहे हो जिसका तुम पूछ रहे हो, 10 साल पहले यहां पे ऐसा होता था। मैं खौफजदा कि यार ये क्या है। अब मेरा घर भी यकीनन यहां पे नहीं था। अब मेरा जो दोस्त इम्तियाज था वो एक और जगह पे रहता था। मैं भागा, जब उसके दरवाजे को जाके खटखटाया तो इम्तियाज ने आके दरवाजा खोला। मुझे देख के कहता है जी बाबा क्या कहना है। वो मुझे कोई पीर फकीर या कोई मलंग समझा। इम्तियाज मैं हूं यार, बिलाल। कौन? बिलाल यार, तेरा दोस्त। उसको यकीन आया, उसने मुझे घूर के इस तरह देखा और उसके बाद जैसे उसकी आंखों में चमक आ गई। बिलाल
ओए मेरे यार, वो मुझसे गले लग गया। वो मुझे अंदर लेके गया। उसकी बीवी एकदम देख के कि ये किसको ले आए हैं, ये कौन है, कोई बाबा जी। उसने कहा ये बिलाल है। मेरी दाढ़ी मूछे, मेरे बाल, मेरा तो हुलिया ही अजीब था। उसको यकीन ना आया। कुछ देर वो तसल्ली करता रहा। जब उसको यकीन आ चुका कि मैं ही बिलाल हूं तो बोला, तू कहां चला गया था, ये तेरा हुलिया कैसा है। मैंने सारी बात भाभी को और बिलाल को बता दी। ऐसा लगता था जैसे उनको आधी बात पे यकीन आया हो, आधी पे ना आया हो। लेकिन कह रहे यार, अगर उन लड़के तुझे ले भी गए थे, ठीक है मान लेते हैं, वो जिन होंगे, जिन्नात के बच्चे थे, लेकिन तू 10 साल कहां था। मैंने कहा बस आखिरी मुझे ये याद है, मैं बेंच पे सोया था, वो कह रहे थे इसको लेके चलते हैं। और उसके बाद मेरी आंख खुली है तो 10 साल हो चुके हैं। यार तू जब चला गया था, यकीन मान, हमने तो थाने जाके तेरी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी गुमशदगी की। तेरा उधर सामान, तेरा मालिक मकान परेशान रहा, इसके सामान का क्या करना है, हम तो कितने परेशान रहे। लेकिन तू जो सुना रहा है बहुत ही खौफनाक है। खैर मेरे उन्होंने नाश्ता कराया और फौरी तौर पे वो एक कटिंग की दुकान, हेयर कट की दुकान पे लेके गए, हेयर सैलून पे। उन्होंने मेरी बाल शल बनवाए, दाढ़ी बनवाई, सारा कुछ बनवाया। लेकिन मैं खुद उलझा हुआ था। मेरी कुछ दाढ़ी छोटी हो गई थी, मूछें, बाल ठीक हो गए थे, लेकिन 10 साल मैं कहाँ था। घर आके मैंने खाना छाना खाया, कुछ बेहतर हुआ और मैंने भाभी से पूछा, भाभी, राबिया भाभी से मैंने पूछा, घर सब कुछ तो ख़त्म हो गया, सलमा। मैंने अपनी मंगेतर का पूछा तो भाभी बोली, भाई आपने कहा था 2 साल बाद शादी करनी है। उसके माँ बाप तो शादियों की तैयारियों में लग गए थे, लेकिन जब आप गायब हुए तो मुसलसल वो आपको ढूंढते रहे, हम भी ढूंढते रहे, थाने में भी गए, लेकिन जब आपका कहीं कुछ पता न लगा तो वो कब तक आपका इंतज़ार करती। उसने शादी कर ली, उसके बच्चे भी हैं। लेकिन आप परेशान ना हों, अभी आप रिलैक्स हों, आपकी भी शादी हो जाएगी। मुझे कई दिन लगे नॉर्मल होने में। खैर मैं अपनी दुकान पे पहुंच गया। जो मेरे दुकान के लोग थे वो भी मुझे देखकर परेशान हो गए और कहाँ थे कहाँ नहीं। मैंने खैर कवर कर लिया। मुझे इम्तियाज़ ने कहा सबको ये जिन्नात वाली कहानी ना सुनाना, लोग वरना पागल समझेंगे, शकू को शुबात करेंगे। तुम ये कह देना घर में मजबूरी हो गई थी, इमरजेंसी हो गई थी, बस मैं नहीं आना चाहता था, बहाने कर देना। मैंने खैर बहाने कर दिए। अपनी उस दुकान पर फिर से मैंने काम शुरू कर दिया। बहुत कुछ बदल गया था, बहुत कुछ, 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन मेरी दुकान वहीं मौजूद थी। भाभी ने और इम्तियाज़ भाई ने मिलके मेरी शादी भी करा दी कुछ अरसे बाद। अब मैंने एक जो घर लिया, ये 2 कमरों पे मुश्तमिल एक घर था, एक आबादी के अंदर। एक ऐसी आबादी थी जहाँ पे पूरी गली के बिल्कुल आखिर में बना हुआ घर था और शायद कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। इस घर को कोई लेता नहीं था। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, ना इम्तियाज़ भाई को पता था। बहुत सस्ता मिल रहा था। वो गली इस तरह थी कि बिल्कुल आखिर के अंदर ये बना हुआ घर था। पहले तो गली जब आप दाखिल होते हैं तो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे घर बने हुए हैं। चलते चलते एक साइड ख़त्म हो जाती है घरों की और राइट साइड चलती रहती है। अब आगे जाते जाते जो आखिरी घर आता था वो मेरा था और उस घर के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा ग्राउंड था, आबादी ख़त्म हो जाती थी। वो मकान मैंने किराए पर ले लिया, उसको साफ शाफ किया, कई सालों से बंद था। और फिर मेरी नौरीन से शादी हो गई। नौरीन अपनी माँ कलसूम के साथ रहती थी। यूं मैंने फैसला किया, अकेली उसकी माँ थी। मैंने उसकी माँ कलसूम को भी अपने साथ रख लिया कि मैं जब काम पे चला जाया करूँगा, नौरीन जिसको मैं प्यार से नूरी कहता, नूरी घर में अकेली होगी तो चलो माँ भी साथ में रहेगी। हालात बेहतर हो गए थे वक्त के साथ। मेरी शादी हो गई, क्योंकि जब मैं वापस आया 10 साल बाद, फौरी तो शादी हो नहीं सकती। पहले अपने काम को ज्वाइन किया, बेहतर हुआ, घर किया। साल 1.5 साल मुझे नॉर्मल होने में लग गया। नॉर्मल जब ज़िंदगी होगी 1.5 साल बाद, तो इम्तियाज़ ने कहा अपना सब कुछ भुला कर नई ज़िंदगी शुरू करो। यूँ मेरे लिए नौरीन का रिश्ता देखा गया। नौरीन के मेरी सादगी से शादी हुई, उसकी माँ भी मेरे घर आ गई। अब मैं मजदूरी करता, वही अपना काम करता हुनर से, घर आकर पैसे दे देता बीवी को और बीवी उसमें से खाना पकाना, ये सारी ज़रूरियात की चीज़ें करती। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन, शादी को शायद 8 महीने हो चुके थे, कि मेरी बीवी ने मुझसे एक ऐसी बात कही कि मैं चौंक गया। उसने कहा, मेरे पास 2 औरतें आई थीं, वो मेरी सहेलियां हैं, मिलने आई थीं,
वो जा रही थी तो मैं भी उनके साथ, एक बाबा जी हैं, बड़े पहुँचे हुए आमिल हैं, उनके पास गई हूँ। वो दुआ के लिए गई थी तो मैंने भी नजराना हदिया उनको थोड़ा सा दिया, उनको कहा दुआ कीजिएगा कि मेरे शौहर का अपनी दुकान हो जाए, अपना काम हो जाए। तो उन्होंने मुझे कहा घर के बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पे जो दरख्त लगा हुआ है, उन्होंने मुझसे घर का पहले हुलिया पूछा, तो कहाँ रहती है? तो मैंने बताया उनको, बाबा जी मैं फ़लाँ जगह पे रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको सारा बताया मेरे घर के साथ ये है। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे घर के साथ एक दरख्त है वहाँ पे एक अमल करना होगा, अगर तुम अमल करो तो तुम्हारे शौहर अपना कारोबार करने लगेंगे और मन्नत मानोगी, मन्नत तुम्हारी पूरी हो जाएगी। और ये मांगना किससे था? उस बाबा ने मुझे कहा एक दरख्त जो एक इस अंदाज में जाके ढूंढना है जिसकी ये निशानियाँ, मैं निशानियाँ खुद नहीं बता रहा, लोग ढूंढना ना शुरू कर दें, उसकी ये निशानियाँ होंगी, वहाँ पे खड़े होकर तुम ये पढ़ोगी तो तुम्हें महसूस हो जाएगा, जिस दरख्त के पास खड़ी होकर ये पढ़ोगी और तुम्हें महसूस हो जाए, समझ जाना यही मेरा दरख्त है जिसके नीचे मैंने ये अमल करना है। उस दरख्त से तुमने मांगना है और कहना है कि दरख्त मुझे पता है तू मुझे दे सकता है, तेरे ऊपर ऐसी ताकत है, मुझे अता कर। अब मुझे झटका तो लगा, बीवी बता रही है नौरीन कि दरख्त से मांगना है, लेकिन शौहर के लिए भी मजबूरी थी। मन्नत मानने में क्या हर्ज है? उसने जाके मन्नत मांग ली। और आज वो जब मुझे ये बता रही थी मैंने दरख्त के रात को जाके मन्नत मांगी है, तो वहाँ मैंने ये कुछ पढ़ना था, पढ़ा है, देखना बाप का काम अपना हो जाएगा। मैं उसको डांटने लग गया, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कुफ्र करने लगी हो, शिर्क करने लगी हो, रब के अलावा भी कोई किसी से मांगता है, तुम दरख्त से जाके मन्नत मान आई हो, रब से मांग आई हो। मांगना बेशक मन्नत हो या रब के अलावा किसी के आगे झोली फैलाना, ये तो शिर्क है। और तुम क्या पढ़ती रही हो? उसने कहा वो छोड़ें आप इन बातों को, बस मैं चाहती हूँ आप पैसा कमाएं, हमारे पास भी पैसा हो। उसने बात को गोल मोल कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे एक बंदे ने ऑफ़र दी, मार्केट में बैठा हुआ, कि यार ये मेरी दुकान है, मैं खाली करने लगा हूँ, मैं मालिक हूँ, अगर तुम इसको किराए पर ले लो तो मैं तुम्हें जानता हूँ मार्केट के, तुम बहुत नामवर बंदे हो, अच्छे बंदे हो, मुझे मुनासिब सा किराया देते रहना, तुम्हारी अपनी दुकान हो जाएगी, वहाँ पे तुम कारीगर खड़े हो, ये तुम्हारी अपनी हो जाएगी, मतलब क्या होगी तो किराए की, लेकिन कारोबार तुम्हारा अपना हो जाएगा। इस तरह की बातें हुई कि वाकई मैंने दुकान वो किराए पे भी ले ली। जहाँ पहले मैं खुद मुलाजिम था, अब मैं वहाँ पे मालिक बन गया, अपनी दुकान चलाता था और मैंने 2-4 लड़के भी रख लिए और यहाँ तक कि मेरा काम भी बेहतरीन चल पड़ा। ये 2-3 महीने के अंदर ऐसा हुआ था कि 3 महीने के अंदर मेरा काम इतना चला गया, जो लड़के, मैं जिस दुकान पे काम करता था वहाँ पे हम 4-5 लड़के मुलाजिम थे, अब मेरे पास 5-6 लड़के मुलाजिम थे, उसी हुनर के, उसी काम के, मैं मालिक था। मैंने बीवी को तो डांट दिया था, लेकिन अचानक ये जो कुछ हुआ था मुझे समझ ना आई। खैर वक्त कुछ गुजरा। बिलाल कहते हैं मुझे नहीं पता लगा, मामला उस वक्त ख़राब हुआ जब एक रात मेरी बीवी सोई हुई थी और चीखें मार कर उठकर बैठ गई। उसकी माँ भी जाग गई, मैं भी जाग गया। क्या हुआ? तो बहुत ज़्यादा डरी सहमी थी। और उस दिन उसने मुझे जो बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हुआ ये था कि जब उसने मन्नत मानी थी दरख्त के आगे, तो मेरी मन्नत पूरी हो गई, मेरी दुकान आ गई, सब कुछ हो गया। तो कुछ अरसे बाद उसकी एक दोस्त उसके पास आई, उसको कुछ पैसे ज़रूरत थे। उसने एक प्राइस बॉन्ड, बड़ा सा प्राइस बॉन्ड नौरीन को देकर कहा मुझे पैसे चाहिए, तुम बदले में ये प्राइस बॉन्ड रख लो और जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं प्राइस बॉन्ड तुम्हें वापस ले जाऊंगी। और अगर मेरे पास पैसे ना आ सके तो प्राइस बॉन्ड पैसे ही होते हैं, जब जाएं कैश करवा लें। नौरीन बोली ठीक है मैं तुम्हें दे देती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें 200-400 रुपये ऊपर भी देती हूँ, लेकिन ये प्राइस बॉन्ड तुम वापस नहीं लोगी मुझसे। अगर प्राइस बॉन्ड मुझे देना है फिर मैं वापस नहीं करूँगी। उसने कहा चल ठीक है यार, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तू रख ले, मेरे पास पैसे आगे मैं और ले लूँगी अपना नया प्राइस बॉन्ड। नौरीन सीधा उसी बाबे के पास गई और उससे क्या कुछ करके लाई कि फिर उसी दरख्त के पास बैठ के जो उसने उसको पढ़ने के लिए गलीज़ तरीन चीज़ें कहीं, वो उसने गलीज़ तरीन सारा कर दिया। वो एक गलीज़ अमल था, काले जादू का अमल, जो उसने उससे करवा दिया।
और उसने उसे कहा जब दरख्त के ऊपर रात के टाइम तुम्हें इस तरह नजर आए तो उसी वक्त फौरी तौर पे मांगना है। कुछ कागज़ दिए जलाने के लिए, वो जलाने हैं, ये पढ़ना है। वो नौरीन ने सारा कुछ कर दिया और मांगा क्या कि ये जो हमारा प्राइस बॉन्ड है ये निकल आए। प्राइस बॉन्ड अमल करके वो घर पहले ही रख चुकी थी। मन्नत उसने मानी, मन्नत नहीं, असल में लफ्ज मन्नत था, वो तो अमल कर रही थी। उस बाबे के दिए हुए अमल को उसने कर लिया और कुछ दिनों के बाद जब कुरानंदाजी हुई तो मुझसे कहे इस फलां तारीख को, 3 महीने बाद कुरानंदाजी होती थी, मेरे लिए एक पर्ची ला के दे, मैंने नंबर चेक करना, मेरी पर्ची ला के दे, नंबर चेक करना है। और मैंने कहा अच्छा ला दूंगा। 3-4 दिन कहती रही, 5वें दिन मैं पर्ची लेके गया। उसने वो एक लिस्ट छपती थी पूरी उन दिनों में अखबार में, एक अलग से कागज़ छपता था। मैंने लिस्ट उसको दी और उसने नंबर चेक किया, उसका पहला इनाम निकला था और वो खुशी से पागल हो गई। बहुत बड़ा लाखों का एक इनाम निकल आया था। वो झूमना शुरू हो गई कि देखा मेरी मन्नत पूरी हो गई, आपको मैंने कहा था ना, आप तो मुझे डांट रहे थे, यूं होता है वहां होता है, मैंने मन्नत मानी थी। और मैं जो उसको डांट रहा था, शिर्क होता है किसी दरख्त के आगे भी मन्नत मानना, मन्नत तो रब से मांगनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ा प्राइस बॉन्ड निकल आया था लाखों रुपए का। मैं भी शायद खुश हो गया कि अल्लाह ताला ने, शायद मेरे दिमाग में ये था कि अल्लाह ताला ने हमें देना था, वसीला ये प्राइस बॉन्ड बन गया। उसकी कम अकली बेवकूफ़ी के वो दरख्त से मांग गई, हमें मिलना था। प्रोसीजर था वो कैश जो सारा था वो ला के बैंक में रखने की बजाय मैंने घर रख दिया कि कुछ दिनों तक इसको कारोबार में लगाता हूँ और अब अपनी दुकान बना के बड़ा सा घर लेते हैं और अपनी दुकान बनाता हूँ। अभी ये वाक़ये को हफ्ता ही हुआ था कि एक रात वो चीखें मार कर उठ के बैठ गई। मैं और उसकी माँ भी जाग गए। वो डरी हुई थी। वो बोली कि मैं इस नींद में सो रही थी कि मैंने ख्वाब में देखा है एक काला सा इंतहाई खौफनाक और भयानक सा शख्स है जिसका चेहरा इतना खौफनाक है कि मैं डर गई हूँ। वो चलता हुआ हमारे घर की दीवार पे चढ़ा है और दीवार से उसने छलांग लगाई है, नीचे वो सहन में आ गया है और सहन में चलता हुआ वो जैसे ही मेरी चारपाई के करीब आया है, उसने जैसे ही मेरे पेट से कपड़ा हटाने की कोशिश की है तो मैंने चीखें मारी है और मैं जाग गई हूं। मैं समझ गया कोई उसने बुरा सा ख्वाब देखा था, डर गई थी। मैंने उसे समझाया तुमने कोई बुरा सा ख्वाब देखा है, डर गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सिलसिला फिर हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन शुरू हो गया कि वो ख्वाब देखती, एक ही शख्स को देखती तो काला स्याह होता जिसकी आंखें भयानक होती। वो कहती वो इतना डरावना है इंसान लेकिन इंतहाई खबीस, इंतहाई काला स्याह है। और वो आता है उसके चारपाई के करीब आता है। अब ये एक मुसलसल ख्वाब था जिसको वो देख रही थी, डर रही थी, समझ कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या है। लेकिन एक रात उसकी चीखें इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि मैं भी डर गया, उसकी माँ भाई, क्योंकि आज लगता था ख्वाब नहीं, जैसे उसने हकीकत में देख लिया हो। जब वो नींद में डर जाती थी, चीखें मारती थी, उठ के बैठती थी, उस वक्त तक बेहतर हो जाती थी और उसको भी पता लग जाता था वो नींद में थी और ख्वाब देख के डरी है। लेकिन आज तो उसकी आंखें इस अंदाज में खुली हुई थी जैसे अभी भी कोई सामने खड़ा है। और जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वो सामने दरवाजे की तरफ देख रही है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था लेकिन वो डरी हुई थी और कांपती हुई आवाज़ में बोली वो खड़ा है, वो है सामने। वो शदीद खौफजदा थी। मैंने कहा कोई नहीं है नूरी, कोई नहीं है सामने। उसने कहा नहीं, वो खड़ा है सामने। मैं उठ के गया, दरवाजे के पास गया, इधर उधर देखा, मैंने कहा वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो कहती है जैसे आप उठ के गए हैं वो चला गया है। उसको नॉर्मल करने में काफ़ी देर लगी। मैंने उससे पूछा क्या देखा है, तो वो बोली मैं ख्वाब देखती हूँ, डर जाती हूँ। आज भी ख्वाब में वो शख्स आया है। आज वो मेरे पास नहीं आया, वो दीवार पे चढ़ा है। जब उसने नीचे छलांग मारी है तो वहीं खड़ा हो गया है और वहीं खड़े खड़े उसने अपना हाथ आगे किया है और उसका हाथ लंबा होता गया है। होते होते उसका हाथ मेरे सर के बालों पे पहुंचा है। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरता रहा है, उंगलियां फेरता रहा है। मैं ख्वाब देखती रही हूं लेकिन जैसे ही उंगलियां फेरते फेरते उसने मेरे बालों को ऐसे जकड़ा है, पकड़ के ज़ोर से झटका दिया है। तो उसी वक्त मेरी आँख खुल गई है और जैसे ही मेरी आँख खुली है मैंने देखा है मेरे बालों में किसी ने ज़ोर से झटका दिया था। मेरे बालों में दर्द हो रहा था और उसी वक्त मेरी निगाह सामने की तरफ गई तो उसका हाथ मैंने पीछे वापस जाते हुए देखा है। अगर मैं ख्वाब देख रही थी तो कैसे मैंने खुली आंखों से अपने
सर के बालों में दर्द महसूस किया और उसके हाथ को वापस जाते देखा, तभी मैं चीखें मारना शुरू हो गई। उस वक्त तक वो सामने खड़ा था, इसका मतलब है मैं ख्वाब नहीं देख रही, वो यहीं कहीं मौजूद है। अब शदीद परेशानी थी। आज उसने खुली आंखों से देख लिया था जो मंजर उसने आधा ख्वाब में देखा था, आधा खुली आंखों से देखा था। तब मैंने उसे कहा सुबह बात करते हैं। उसकी माँ पढ़ती रही उसके ऊपर, मैं भी पढ़ता रहा। जब सुबह हुई तो बहुत खौफजदा थी। मैंने उसे कहा नूरी मुझे खुल के बता, सारी बात जो तूने मुझसे छुपाई है वो भी बता। वो इतनी डर चुकी थी, बताने को तैयार हो गई, क्योंकि अब वो ख्वाबों से निकल के हकीकत में उसको महसूस कर चुकी थी। और वो जान गई थी कि जो मैं ख्वाब देखती हूँ तब भी वो ख्वाब नहीं होता, मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करता है। तब फिर उसने बताया कि मैं जिस आमिल के पास गई थी, मैंने आपसे झूठ बोला है, मैं गुर्बत की वजह से परेशान थी, मैं भी चाहती थी आपका कारोबार अपना हो, सारा हो। उसने मुझे एक अमल करने के लिए कहा था, गलीज अमल, और उसके कहने पे उस दरख्त के नीचे बैठ के मैंने अमल किया था। और वो आधा उस दरख्त के नीचे किया था, और वहाँ उसने जो पढ़ने के लिए बोलने के लिए कहा था वो मन्नत मानने को नहीं कहा था। उसने कहा था इसको कहना तू मेरा खुदा है, नौज़ बिल्लाह, तू मेरा खुदा है और तू मुझे देगा। और मैंने उसे खुदा बना के उससे मांगा था, और बाकी घर में आके पढ़ना था, मैं घर में पढ़ती थी, और जैसा उसने समझाया था मैं वैसे ही करती थी। वो मैं यहाँ खुद नहीं बताने जा रहा, वो अमल उन्होंने जो बताया वो बहुत गलीज़ अमल है, मैं नहीं चाहता यहाँ बताऊँ। तो फिर पहली दफ़ा वही हुआ कि पहली दफ़ा तो मैंने हल्का फुल्का उसको खुदा नहीं कहा था, उसने मुझसे मन्नत मानने को कहा था, मैंने उसको मन्नत ही मान ली थी। और जब आपका दुकान मिल गई, सारा काम हो गया, तो मुझे यकीन हो गया। और फिर जब प्राइज़ बॉन्ड मिला तो फिर तो मैं जुनून के साथ उस बाबे के पास गई जो आमिल था, और उसने उस दफ़ा मुझे कहा था इसको खुदा बना के मांगोगी तो ये तुम्हारा प्राइज़ बॉन्ड निकाल देगा। मैंने खुदा बना के उसको मांगा था। एक गलीज़ खून था उसके साथ, उसने बहुत कुछ ऐसा किया था, मतलब ज़ुबान को लगाना, बहुत गलीज़ अमल था। वो किया तो वो आपका प्राइज़ बॉन्ड निकल आया, हमारा प्राइज़ बॉन्ड। लेकिन अब जो मैं ख्वाब देख रही हूँ वो ख्वाब नहीं है, वो मुझे लग गया है, वो हकीकत में मेरे पीछे लग चुका है। क्योंकि मुझे दिन को भी महसूस होता है कोई तेज़ी से गुजर के गया है। मुझे गंदी बू आती है, अपने आप से बू आती है, अपने वजूद से बू आती है। मुझे बचा लो, फिलहाल मुझे बचा लो। मैं समझ चुका था मामला ख़राब हो चुका है। मैं उसको घर छोड़कर उसकी माँ के हवाले करके, एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था, उन्होंने नाम भी उनका लिखा है, हम उनको बाबा जी कहते थे, इनायत हुसैन। बाबा जी इनायत हुसैन के पास लेके गए नूरीन को। पहले मैं खुद गया, उनसे बात की। वो कोई आमिल वगैरह नहीं थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, बुज़ुर्ग से थे। कभी कोई उनके पास चला जाता, दुआ कर देते उसके लिए, लेकिन कोई तवीज़ या इस तरह के मामलात नहीं करते थे। लेकिन लगता था उनके चेहरे से कोई नूरानी हस्ती हैं। इम्तियाज़ ने मुझे सारा बताया था, मैंने इम्तियाज़ और भाभी से सारा मामला डिस्कस किया था, तो उन्होंने मुझे उनके पास भेजा। मैं गया, उन्होंने कहा अपनी बीवी को लेकर आना। अगली शाम मैं उनकी बैठक में अपनी बीवी को लेकर गया। उनका दरबार या वो तो था नहीं, घर में इस तरह कभी कभी मिल लेते थे। मैंने अपनी बैठक में बीवी को बिठा दिया, वो थोड़ी देर तक तशरीफ़ ले आए, सलाम किया सामने बैठ के। मेरी उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं हुई थी, बस इतना मैंने उनको सारा बताया था। बोले थे बीवी को ले आना। जब बीवी सामने बैठ गई, कुछ पढ़ते रहे, और पढ़ने के बाद बोले तुमने कुफ्र कर दिया मेरी बेटी, तुमने कुफ्र कर दिया। दौलत की लालच में, दौलत की हवस ने, नाउज़ बिल्लाह, तुमने शैतान को खुदा बना डाला, और जो तुमने अमल कर दिया है वो बहुत खौफनाक है। वो तो आ गया है, वो नुकसान तो देगा, क्योंकि तुमने शिर्क का वो लेवल अपना लिया है जिससे रब भी नाराज़ हो जाता है। या अपने रब से माफ़ी मांग, मैं दुआ करूँगा अल्लाह तुझे माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वाले को माफ़ करता है। तुझे बस इतना कहूँगा, उसका वो जो दिया हुआ पैसा है वो फ़ौरन उठाओ, और उस दरख्त के नीचे जाके अपनी बीवी को भी साथ लेके जाना। अकेला इसको अब आज के बाद घर से बाहर ना निकलने देना, क्योंकि अभी एक इम्तिहान बाकी है, वो वक्त पे आएगा इम्तिहान। फ़िलहाल ऐसा करो, बीवी को लेकर जाओ उसी दरख्त के नीचे, और जो कुछ ये पढ़ती रही है उससे तौबा ताइफ करे, अल्लाह से पहले माफ़ी मांगे, और उसके बाद जब वहाँ पे उसको लेकर जाओ तो ये मैं कुछ तावीज़ दे रहा हूँ लिख के। मैं तावीज़ देता नहीं हूँ, लेकिन ये अमल ऐसा है खौफनाक है जो तुम्हारी बीवी कर बैठी है। इसको जला देना और वहाँ पे दरख्त के इर्द गिर्द आग लगा देना।
कुरान मजीद की ये सूरतें पढ़ते रहना, और सूरतें पढ़ते हुए वो जो उसने पैसा दिया है तुम्हें, जो तुम प्राइज बॉन्ड के ज़रिए जीत के आए हो, वो जीत के नहीं आए, वो उसने दिए हैं, और वो अब वो लेने आया है। वो शैतान है, वो लेने कैसे आएगा तुम सोच भी नहीं सकते। बेहतर है मुझसे ना पूछो, डर जाओगे। बस तुम अच्छा किया तो मेरे पास आ गए, अल्लाह की यही रज़ा थी। तुम्हारी बीवी भी दिल की अच्छी है, लेकिन कुफ्र कर गई है, शिर्क कर गई है। आग लगा देना उस दरख्त के इर्द गिर्द, और उस पैसे को उसी आग के ऊपर डालते जाना, और अपने रब का कलाम पढ़ते जाना, और जो कुछ भी है मेरा रब है, और अपने रब का शुक्र अदा करते जाना। उसने एक पूरा हमें अमल सिखा दिया। बीवी को मैंने सख्ती से मना कर दिया कि तुमने घर से बाहर अकेले नहीं जाना, जब भी जाना होगा अपनी माँ के साथ जाना होगा या मेरे साथ जाना होगा। बाबा जी ने मुझे समझा दिया था, इनायत हुसैन ने। उसके बाद जो तारीख और रात उन्होंने बताई थी, हम दोनों वहाँ गए। बीवी ने बताया उसने यहाँ पढ़ा था, यहाँ किया था, खून उसने वहाँ पे दबाया था, वो जगह मैंने खोदी, खून निकाल के बाहर फेंक दिया। जो जो गलीज़ अमल था वो ख़त्म किया। उसके बाद मैं रब का कलाम पढ़ता रहा, और उसके बाद दरख्त को इर्द गिर्द आग लगा दी। जब दरख्त को आग लगा दी, दरख्त को नहीं, दरख्त के इर्द गिर्द गोल दायरे की शक्ल में जब लगा दी, तो कुरान मजीद की कुछ सूरतें थीं जो मैं मुसलसल पढ़ता जा रहा था। जो कागज़ उन्होंने जलाने के लिए कहते, वो कागज़ 4 कोने बना लिए थे हमने उस दरख्त के। एक पहले कोने में डाला, फिर दूसरे कोने में पढ़ते हुए डाला, फिर तीसरे में डाला, चौथे में डाला, पढ़ते रहे, और पैसे हम साथ लेके गए थे, यहाँ तक कि वो पैसे निकाल निकाल के हमने जलाने शुरू कर दिए। पैसे जलाते हुए सबको तकलीफ़ होती है, लेकिन जो हमें उस बाबा जी ने बताया था वो बहुत खौफनाक था। इशारों में उन्होंने जो कह दिया था मैं समझ गया था कि वो पहुंची हुई हस्ती हैं, और इसका हल यही है। क्योंकि मेरी बीवी की न सिर्फ वो असमत दरी करना चाहता था, उसकी इज्जत लूटना चाहता था, बल्कि वो मेरी बीवी से अपना बच्चा पैदा करना चाहता था। और जब उस बुज़ुर्ग के हम पास गए थे, इनायत हुसैन के पास, तो वहाँ पे मेरी बीवी ने जो अपने अधूरे ख्वाब सुनाए थे, उसमें उसने ये भी बता दिया था, हाँ वो ख्वाब में उसके साथ शौहर की तरह हम बिस्तरी करना चाहता है। अब वो शैतान जिससे वो पैसे मांग के लाई थी, वो बच्चा चाहता था मेरी बीवी से। यानी कि इंसान, औरत इंसान है, और वो जिन शैतान मेरी बीवी से ताल्लुक़ बनाकर अपना बच्चा चाह रहा था। खैर किसी की ज़ाती ज़िंदगी की बात है, मैंने इसलिए इस कहानी में इसको स्किप किया है। कुछ ख्वाब उसने बाद में बता दिए थे, हाँ उसने मुझसे ये करने की कोशिश की है। अब वो हमने पैसे वगैरह उसी तरह दरख्त के इर्द गिर्द सारे जला दिए, तौबा ताइफ की। मेरी बीवी भी गिड़गिड़ाती रही, और मैं उन बुज़ुर्गों के पास जाता रहा मुसलसल। लेकिन अब गैप आना शुरू हो गया, जैसे उन्होंने कहा था वैसा हो गया। घर के हालात बेहतर हो गए, दुकान थी मेरे पास, लड़के थे मेरे पास, वक्त उस तरह गुजरता रहा। 2 महीने बाद पता लगा मेरी बीवी माँ बनने वाली है। अब उसके लिए ज़रूरी था वो बाहर ना जाए, क्योंकि मुझे उन्होंने कहा था अगर ये बाहर जाएगी तो वो बच्चा अपना समझेगा, ये बच्चा उसका नहीं है। मुझे बाबा जी ने बता दिया था, इनायत हुसैन ने, कि तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन ये अगर बाहर गई अकेली तो फिर से इसके वजूद को अपने काबू में करने की कोशिश करेगा, जो गलत हो जाएगा। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि वो टाइम आ पहुँचा, मेरी बीवी माँ बनने वाली थी। और फिर अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, बहुत ही खूबसूरत सा बेटा। मैं बहुत खुश था। मेरी सास जो मेरे साथ रहती थी बेटे का बहुत ख्याल रखती, लेकिन वो जो मेरी बीवी नौरीन थी, जिसको इतने महीनों में कुछ भी नहीं हुआ था, घर से बाहर भी नहीं निकली थी, जब भी जाती मेरे साथ या अपनी माँ के साथ जाती थी, अकेले नहीं जा सकती थी, सब ठीक था। बच्चे के पैदा होते ही फिर से उसको वो नज़र आना शुरू हो गया। फिर से एक रात उसने चीखना शुरू कर दिया कि वो तो फिर आ गया है, दरवाजे पे खड़ा है। वो बहुत ज़्यादा डर गई, बच्चे की तरफ चीखना शुरू हो गई, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बच्चा अब तकरीबन कोई 10 दिन का हो चुका था, और फिर से ये मामला शुरू हो गया कि पहली रात वो डर गई, मैंने कहा ख्वाब में डर गई होगी, माँ बनी है। दूसरी रात फिर से ख्वाब में डर गई। जब तीसरी रात भी ख्वाब में डर गई तो उस मुझसे बोली, बाबा जी के पास चलो, मुझे लगता है वो ख्वाब नहीं है, वो हकीकत में आ रहा है। हमने कहा ठीक है, सुबह बाबा जी के पास चलते हैं। ये रात के शायद 1-2 बजे का टाइम था जब वो डर गई थी बहुत ज़्यादा। उसने कहा था, फिर से मैंने उसे देखा है, वो सामने खड़ा है।
थोड़ी देर तक वो भी सो गई, हम लोग भी सो गए। ये सुबह का टाइम था, अजानों के टाइम पे मेरी सास नमाज पढ़ने के लिए उठी है, मैं भी उठा हूँ, लेकिन एकदम से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी है। हम भागते हुए नौरीन के पास गए हैं तो अपने बच्चे के साथ इस तरह लिपटी हुई थी, उसको हिला रही थी, झंझोड़ रही थी, कह रही थी ये हिल नहीं रहा, ये हिल नहीं रहा। मैंने उसको कहा रुको रुको नौरीन रुको। मैं गया हूँ, बच्चे को हिला कर देखा तो पता लगा बच्चा ठंडा हो चुका है, उसका वजूद ठंडा है। मैं कहा क्या इसको ठंड लग गई है, इसको बुखार है, क्या हुआ है? हम लोग जनूनी से हो गए, बच्चे को उठाया, डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर खुलता, इतनी सुबह तो नहीं खुल सकता था, उन्होंने कहा इसको तो मरे हुए कई घंटे हो गए, हमारा बच्चा मर चुका था। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, पहला बेटा हुआ और वो मर गया। खैर वो कफन दफन का जो एक होता है तरीका, एक मासूम था, उसका कौन सा जनाजा होना, हमने दफना दिया। फिर मैं बाबा जी के पास गया और फिर मुझे बाबा जी ने बताया तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारी बीवी ने अक्लमंदी की, बाहर अकेली नहीं निकली। क्योंकि मैंने सवाल किया था, आपने कहा था अकेली ना निकले वरना नुकसान होगा, वो तो अकेली नहीं गई। मैंने बीवी से पूछा था क्या तुम कभी अकेली गई हो, उसने कहा था नहीं। मैंने कहा वो तो अकेली नहीं गई, फिर क्यों हुआ? तो वो बोले मैंने कहा था ना एक इम्तिहान बाकी है, अगर तुम्हारी बीवी अकेले जाती तो वो तुम्हारी बीवी के वजूद को जकड़ लेता। इस दफ़ा जो मैंने अमल किया था उससे तुम लोग बच तो गए, लेकिन वो इंतज़ार में था, अगर तुम्हारी बीवी अकेली जाती वो तुम्हारी बीवी के वजूद में दाखिल हो जाता। लेकिन तुम्हारी बीवी अकेली तो नहीं गई, लेकिन एक इम्तिहान बाकी का मतलब ये था कि तुमने उसका दिया हुआ प्राइज़ बॉन्ड का पैसा तो जला दिया था, लेकिन जो तुमने दुकान बनाई थी, जो उसने वो सारा एहतमाम किया था, उसका बदला तो उसका रहता था। तो उसने उसका बदला ये लिया है। मुझे था कि कोई भी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो बच्चा मार देगा। उसने तुम्हारा बेटा मार दिया है, शायद इसी में अल्लाह की रज़ा है। अब तुम उसके कोई कर्जदार नहीं हो, तुमने कर्ज चुका दिया है एक जान देकर। मैंने उस वक्त अमल किया था और तुम्हारी जान बचा ली थी उससे, लेकिन वो जो उसका दिया हुआ पैसा था जिससे तुमने दुकान बनाई, सब कुछ बनाया, लड़के आए, सारा कुछ हुआ, तुम बहुत कमा चुके हो, तो उसके बदले वो गुस्से में तुम्हारा बच्चा मार गया है। हम मियाँ बीवी बहुत अरसा तक डिस्टर्ब रहे, लेकिन उसके बाद हमने उस घर को छोड़ दिया। वो बुज़ुर्गों ने हमें बहुत सारी बातें मुझे बता दी थी, और मेरा वो सवाल कि मैं 10 साल कहाँ रहा था, तो उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया था, जो आज तक मुझे जवाब नहीं मिला था। और उस दिन मुझे यकीन आया था वो अल्लाह की बहुत नेक हस्ती थी वो बुज़ुर्ग। वो बातें जो मैंने किसी को नहीं बताई थी उन बच्चों की, उन्होंने मुझे वो भी बता दी थी। वो वाकई इल्म वाले थे, और उन्होंने उस सवाल का जवाब भी दे दिया था कि 10 साल मैं कहाँ रहा था, जब मैं वापस आए 10 साल क्यों? तो उन्होंने कहा वो तुम्हें अपने साथ ले गए थे और तुम उन्हीं के साथ रहे, लेकिन जब वो तुम्हें वापस बेंच पर छोड़ गए कि 2 दिन बेंच पे तुम रहे और लोगों ने तुम्हें उठाया, कोई बेहोश समझ के अस्पताल पहुंचा दिया, तुम अस्पताल में 2 दिन बेहोश रहे, तो वो जो 10 साल तुम रहे, तुम उन्हीं जिन्नात के कबीले में रहे हो। लेकिन जब वो तुम्हें वापस दुनिया में छोड़ने आ रहे थे तो उन्होंने तुम्हारे दिमाग से, मेमोरी से सब कुछ डिलीट कर दिया ताकि तुम्हें कुछ याद ना रह सके। चाहते तो तुम्हें एक एक पल याद होता कि तुमने 10 साल कैसे गुजारे हैं, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग से जान के डिलीट कर गए थे कि इसको कुछ याद ना रहे। वो जो आखिरी लफ्ज़ तुमने सुना था कि चलो इसको अपने घर ले चलते हैं, ये मैंने किसी को नहीं बताया था। ये वाला लफ्ज़ सिर्फ मैं जानता था कि उन्होंने आखिरी लम्हे मुझे कहा था चलो इसको अपने घर लेके चलते हैं। ये लफ्ज़ मुझे हाजी बाबा जी इनायत हुसैन ने कहा था कि तुम्हें वो लफ्ज़ याद है कि जब तुम बेंच पे सो रहे थे तो आखिरी दफ़ा तुमने जो लफ्ज़ सुना था चलो इसको अपने घर लेके चलते हैं, और तुम्हारी आंखें बंद हो गई थी। मैं चौंक पड़ा था कि ये लफ्ज़ तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तो उन्होंने कहा इससे अंदाज़ा लगा लो, मेरे इल्म ने मुझे बता दिया बेटा वो तुम अपने घर ले गए थे, तुम 10 साल उनके साथ रहे हो। उसके बाद कुछ उन्होंने पढ़ने के लिए चीज़ें बताई, कहा ये कारोबार अब इसी तरह चलता रहेगा, उसका तुमने हदिया दे दिया है, तुमने उसका बहुत बड़ा खुमियाजा, हदिया नहीं खुमियाजा भुगता है, बहुत बड़ा खुमियाजा बेटे की सूरत में। परेशान मत हो, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह तुम्हें और औलाद देगा। उसके बाद अल्लाह ने मुझे और औलाद दी, हमने घर कहीं और ले लिया, मेरा कारोबार भी बढ़ता गया, पैसे जोड़ते गए। मेरी बीवी ने भी फिर कभी लालच नहीं किया, यहाँ तक कि मैं अपना घर ख़रीद लिया एक और। मैं इस कहानी को कभी किसी के साथ शेयर ना करता, लेकिन शायद इस वजह से कि लालच कितनी बुरी बला होती है। बहुत सारी बातें जो उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो कहानी में बता दें, वरना छुपा लीजिएगा, जो मैंने छुपा ली, जो उसकी बीवी के साथ हुई थी हकीकत में वो बहुत खौफनाक थी। उन्होंने कहा मुझसे बेहतर है आप ना बताइएगा, मेरी वो इज़्ज़त है, मेरी बीवी है, वो माँ बन चुकी है, उसके बच्चे हैं, लोग आपकी कहानी सुनते हैं
तो ये बातें छुपा लीजिएगा, वरना इतना लोगों को ज़रूर बताइएगा लालच बुरी बला है। आप सोच नहीं सकते, हमें तो एक अल्लाह के वली मिल गए थे, हम बच गए। अल्लाह के वली ना मिलते तो मेरी बीवी भी आज ज़िंदा ना होती और वो उसके साथ इतना कुछ करके जा चुका होता कि उसको भयानक भयानक सज़ा देता। इसलिए जो आपकी कहानी सुनेंगे, यकीनन मैंने अपनी कहानी भी इसलिए साथ में भेज दी कि मेरा भी, इसलिए कि उनको अंदाज़ा हो, आप खुदा से मांगें आपको मिल जाता है। जब आप ऐसे आमलों के पास और ऐसा गुनाह वाला काम करते हैं, मिल जाता है वक्ती तौर पे, लेकिन उसके बदले आपको इतना कुछ खुमियाजा भुगतना पड़ता है, उसकी ऐसी सज़ा मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी कहानी का मकसद भी यही था, इस सज़ा से बचिएगा, जब भी मांगना हो कुदरत से मांगिएगा। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।